नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या कुछ बुक्स के अंदर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का भी नाम इसे दिया गया है। तो आज इसका लेक्चर नंबर 6 है और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं आज इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तस्वीर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, जहां पे ऐसी रंग बिरंगी लाइट्स की बारिश देखने को मिलती है। कनाडा जैसी कंट्रीज में या जो ऐसी कंट्रीज जो पोल्स के नजदीक हैं वहां पे ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से ही रिलेटेड है या चार्ज पार्टिकल्स के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर करेंगे डिस्कस। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। पढ़ना क्या क्या है हमें, हेलिकल पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑरोरा बोरियोलिस, जो ये रंग बिरंगी लाइटें हैं तो इनको ऑरोरा बोरियोलिस वहां की स्थानीय भाषा में बोला जाता है। चार्ज पार्टिकल को कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखेंगे और वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे या वेलोसिटी फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस धुआंधार लेक्चर की। शुरुआत कहां से होगी? हाँ, तो पिछली क्लास में हमने चार्ज पार्टिकल्स का मोशन देखा था। अगर आपको ध्यान में आया हो तो एक बार मैं बता भी देता हूं। हमने चार्ज पार्टिकल का मोशन देखा था कि भाई अगर जो फोर्स होता है वो होता है QVB साइन थीटा। QVB साइन थीटा यानी कि थीटा एंगल पे डिपेंड करता है कि फोर्स चार्ज पार्टिकल पे कितना लगेगा। अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 0 होता है तो फोर्स 0 होगा। यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच अगर थीटा 0 डिग्री है तो फोर्स 0 लगेगा। और अगर ऑपोजिट है यानी कि थीटा 180 है, अगर थीटा 180 है तो भी फोर्स क्या लगेगा? 0 लगेगा भाई, ठीक है ना। तो भी फोर्स क्या लगेगा? 0 लगेगा। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बारीक चल रहा है, मोटा कर लिया है हमने इसको। तो थीटा 180 डिग्री, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तीसरे केस में थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री को हमने डिस्कस किया था जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर थे। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर थे, है ना। तो इस केस में जो पाथ था वो सर्कुलर था और इसमें रेडियस का फॉर्मूला आता था mv/qb। रेडियस का फॉर्मूला आता था mv/qb, ठीक है ना। तो अब जो हम बात करने वाले हैं, अब बात होगी कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी रैंडम एंगल बनाता है, यानी कि इस केस में ना तो थीटा 0 डिग्री है, ना ही 180 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है, क्योंकि ये केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थीटा इनके बराबर नहीं है, इसके अलावा कोई एंगल है, इसके अलावा कोई एंगल है और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसका मोशन किस तरीके से होगा ये हमें डिस्कस करना है भाई। देखिएगा ध्यान से, ये चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, ये वेलोसिटी है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के पास जो है एंगल इनके बीच में जो बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। कोई भी रैंडम एंगल, कोई भी रैंडम एंगल बन रहा है भाई, रैंडम एंगल। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे भैया, v cos थीटा और v sin थीटा, ठीक है ना। या फिर अगली डायग्राम में मैं इसको बना दूंगा, इस डायग्राम में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूं इसके साथ। अरे चला जा, एग्जिट एग्जिट, फिर आ गया, अरे फिर आ गया, हाँ अब चला गया, अब चला गया, चला गया, हाँ चला जा। हाँ, तो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो थीटा है। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं बेटा। ये वाला कंपोनेंट होगा v cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा v sin थीटा, ठीक है ना। एक कंपोनेंट v cos थीटा और एक कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। ऐसे केस में पार्टिकल का जो पाथ होगा वो हेलिकल पाथ होगा।
क्या बोलेंगे, हेलिकल पाथ बोलेंगे। कैसे, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है हेलिकल स्ट्रक्चर, वैसा ही कुछ पाथ देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब समझिएगा इस बात को, v cos थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। v cos थीटा वाली जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है भैया। मैग्नेटिक फील्ड x में लग रही है और v cos थीटा इसी के पैरेलल है। आपको पता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हो तो उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है ना, उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगता। यानी कि पैरेलल वाली वेलोसिटी पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आता। पैरेलल वेलोसिटी पे, पैरेलल वेलोसिटी पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। पैरेलल वेलोसिटी पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि फोर्स जीरो होता है। क्योंकि फोर्स जीरो होता है तो पैरेलल वेलोसिटी पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फोर्स जीरो होता है। तो इस वेलोसिटी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का रत्ती भर भी इफेक्ट नहीं होगा। ये वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी भैया। ये वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी कि इस वेलोसिटी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का बिल्कुल भी आपको इफेक्ट नजर नहीं आएगा। यानी कि बिल्कुल भी इफेक्ट आपको यहां पे इस वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड पे नजर नहीं आने वाला है। तो अब बचा क्या? अब बचा है ये कंपोनेंट, ठीक है ना, मतलब इस वेलोसिटी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं नजर आएगा। अब बचा ये कंपोनेंट v sin थीटा। v sin थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। दो कंपोनेंट्स हैं, ध्यान से समझिएगा। v cos थीटा ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड v sin थीटा दिस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट इज v sin थीटा। v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। अब इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा भैया, इसकी वजह से अब इस पे फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगेगा वो देखते हैं। अब पैरेलल कंपोनेंट की वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगा इस पे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से लगेगा। और फोर्स कितना होता है? QVB sin थीटा। फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला ही है। अब फोर्स यहां पे QVB sin थीटा लगेगा। फोर्स कितना लगेगा? QVB sin थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है, क्योंकि एंगल थीटा है तो फोर्स कितना लगेगा? QVB sin थीटा। लगेगा किस तरफ वो देख लो, डायरेक्शन देखो। देखो चाहे तो v sin थीटा क्रॉस b कर लो, देखो चाहे v sin थीटा से b की तरफ चले जाओ, v sin थीटा से अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ो, ठीक है ना, v sin थीटा की तरफ रखो, देखो मेरे हाथ की तरफ, उंगलियों को v sin थीटा की तरफ रखो और b की तरफ लेके जाओ। तो मेरा जो थंब है वो फोर्स बताएगा। तो मेरा जो थंब है वो अंदर जा रहा है, थंब जो है वो अंदर जा रहा है, यानी कि फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है भाई। या फिर ऐसे कर लो, v क्रॉस b, एक ही बात है। अपनी उंगलियों को v की तरफ रखो और b की तरफ लेके जाओ, वेलोसिटी की तरफ रखो अपनी उंगलियों को और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जाओ, तो भी मेरा जो थंब है वो कहां जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो भी थंब हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। और इस केस में भी v sin थीटा और मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में भी हमारा जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है भाई। किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। v और b के बीच थीटा एंगल, तो थंब हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। और v sin थीटा और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो भी हमारा थंब अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे मर्जी देख लो, फोर्स तो अंदर की तरफ ही लगना है, ठीक है ना। वो देखने का नजरिया है, जैसे मर्जी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है नहीं। तो अब ये फोर्स अंदर की तरफ लगा, v sin थीटा ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, v sin थीटा ऊपर की तरफ है। v cos थीटा को एक बार के लिए भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ। v sin थीटा और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। जब भी 90 डिग्री का एंगल होता है तो पाथ सर्कुलर होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री की वजह से जो पाथ होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो पाथ सर्कुलर होता है। यहां पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है, लेकिन अभी मैं सिर्फ v के sin थीटा वाले कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूं।
तो ये 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, तो पाथ सर्कुलर होगा। देखो v sin थीटा ऐसे है, फोर्स अंदर लग रहा है, अंदर लग रहा है भाई, फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना कि मैग्नेटिक फील्ड x में है, मैग्नेटिक फील्ड x में है, v sin थीटा y एक्सिस में है, v sin थीटा y एक्सिस में है, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है जी, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अब ये ऐसे है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब देखना इस बात को, v sin थीटा है, फोर्स अंदर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ, अंदर, तो ये v sin थीटा ऐसे घूम के अंदर की तरफ सर्कल बनाएगा। ध्यान से समझो, सर्कल तो बनाना ही बनाना है, सर्कल बनेगा YZ प्लेन में, Z अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ Z और अंदर की तरफ -Z, अंदर की तरफ -Z, अंदर की तरफ -Z, समझ पा रहे हो? तो उसमें सर्कल बनेगा। ये देखो ध्यान से, ये पार्टिकल ऐसे है, v sin थीटा, फोर्स कहां लग रहा है, अंदर, फोर्स कहां लग रहा है, अंदर, तो ये पार्टिकल अंदर की तरफ ऐसे जाके फिर बाहर आएगा, ऐसे ऐसे सर्कल बनाएगा भैया। इस तरीके से यहां पे सर्कल इसमें बनता हुआ नजर आएगा, इस तरीके से ये सर्कल यहां पे बनता हुआ नजर आएगा, और ये v cos थीटा की वजह से आगे जाएगा, और ये v cos थीटा की वजह से आगे जाएगा। भैया ध्यान से समझो इस बात को, v sin थीटा की वजह से ये सर्कल बनाएगा, v sin थीटा की वजह से ये सर्कल बनाएगा, v sin थीटा की वजह से सर्कल बनाएगा, लेकिन अकेला v sin थीटा थोड़ी है। क्या अकेला v sin थीटा है यहां पे? नहीं, अकेला v sin थीटा नहीं है, साथ में v cos थीटा भी तो है। तो v cos थीटा की वजह से ये आगे जाएगा, आगे, v cos थीटा की वजह से क्या जाएगा, आगे जाएगा, और v sin थीटा की वजह से सर्कल बनाएगा, v sin थीटा की वजह से सर्कल बनाएगा भैया, ठीक है ना, v sin थीटा की वजह से सर्कल बनाएगा, और v cos थीटा की वजह से आगे जाएगा। तो सर्कल बनाता बनाता आगे जाएगा, तो ये कैसा पाथ है, हेलिकल पाथ है। कैसा पाथ है ये, हेलिकल पाथ, ठीक है ना, डीएनए के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रहा है, बोलते हैं ना उसको भी, हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो बिल्कुल वैसा सा ही है यार ये, ठीक है ना। v sin थीटा की वजह से सर्कुलर पाथ, और v cos थीटा की वजह से आगे जाएगा, इसकी वजह से आगे जाएगा, इसकी वजह से आगे जाएगा, और इसकी वजह से सर्कल में घूमेगा, इसकी वजह से सर्कल में घूमेगा, इसकी वजह से सर्कल में घूमेगा, v sin थीटा की वजह से सर्कल में घूमेगा, और v cos थीटा की वजह से वो आगे जाएगा, ठीक है ना, v cos थीटा की वजह से आगे जाएगा, और v sin थीटा की वजह से सर्कल में घूमेगा, तो आगे 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 मूव करता रहेगा और सर्कल में घूमता रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? बोलो भैया, क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिएगा और चीजें इसमें कि क्या होंगी। सर्कुलर पाथ के अंदर अगर आपको याद हो तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस का जो फॉर्मूला होता था वो mv/qb होता था, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं याद है तो मैं आपको वहां पे बता देता हूं कि सर्कुलर पाथ में हम करते क्या थे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, जब भी कोई पार्टिकल रेडियस r रेडियस में घूम रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को qvb के साथ इक्वेट करते थे। वहां पे 90 डिग्री का एंगल होता था, तो वहां पे लिखते थे qvb sin 90। मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वेट करते थे, ये चीज हम कर चुके हैं। इसमें क्या होता था, v से v कट जाता था और रेडियस का फॉर्मूला आ जाता था mv/qb। अब यहां पे जो सर्कल है, ठीक है ना, वो सर्कल है, वो जो सर्कल बन रहा है वो v sin थीटा की वजह से बन रहा है। वहां पे जो सर्कल था वहां पे तो 90 डिग्री का एंगल था, अब यहां पे 90 डिग्री का एंगल थोड़ी है, यहां पे थीटा एंगल है,
ठीक है ना। यहां पे जो वेलोसिटी है उसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा है, ठीक है ना। जो वेलोसिटी है उसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, थीटा है। तो अब जो रेडियस बनेगा यहां पे, ठीक है ना, अब जो रेडियस यहां पे बनेगा तो उसमें v की जगह पे v साइन थीटा आएगा, ठीक है ना। v की जगह पे v साइन थीटा आएगा, यानी कि यहां पे जो रेडियस का फॉर्मूला होगा उसमें v साइन थीटा होगा और डिवाइडेड बाय क्यूबी। So the formula for the radius would be mv sin theta by qb. Formula for the radius would be mv sin theta divided by qb. क्योंकि जो वेलोसिटी सर्कल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो तो v sin थीटा है ना। पूरी v थोड़ी लिखेंगे इसके अंदर, पूरा v थोड़ी लिखेंगे। v का कौन सा कंपोनेंट, sin थीटा, जो सर्कल में घूमेगा, और v cos थीटा की वजह से वो कहां जाएगा, आगे जाएगा, और v sin थीटा की वजह से सर्कल में घूमेगा, तो रेडियस यही होगा। ठीक है जी, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके, उसके बाद बात आती है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो तो डिपेंड ही नहीं करता रेडियस और वेलोसिटी पे। भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड। पूरा चक्कर काटने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr बाय स्पीड v। तो r की वैल्यू पुट कर दो mv बाय क्यूबी, और उसको v से डिवाइड करो तो v से v कट गया। तो आप देखो टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना ही रेडियस पे डिपेंड करता है। उस टाइम बताया भी था कि टाइम पीरियड दोनों से ही इंडिपेंडेंट होता है, v से v कट जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड दोनों पे ही डिपेंड नहीं कर रहा, ना तो वेलोसिटी पे ना रेडियस पे। तो ये कट रही है वेलोसिटी यहां पे, ये वेलोसिटी यहां पे क्या हो रही है, कैंसल हो रही है भाई। वेलोसिटी यहां पे क्या हो रही है, कैंसल हो रही है। तो यहां पे जो टाइम पीरियड आएगा हेलिकल पाथ में वो वही होगा, वो वही होगा, ठीक है ना, वो नहीं चेंज होगा। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। थोड़ा सा हम अगले पेज पे चलते हैं। v cos थीटा की वजह से आगे और v sin थीटा की वजह से सर्कल में घूमेगा। ठीक है जी, और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। जो पैरेलल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के उसकी वजह से आगे जाएगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से सर्कल में घूमेगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कल में घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक है जी। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला आया था रेडियस का एक बार फिर लिख लेते हैं, mv sin थीटा बाय क्यूबी। टाइम पीरियड 2πm बाय क्यूबी। एक हम नई टर्म डिफाइन करेंगे यहां पे, एक टर्म होती है पिच। पिच का मतलब होता है लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। एक रोटेशन के अंदर कोई पार्टिकल कितना आगे चला गया, इसको हम पिच बोलते हैं। पिच वो क्रिकेट वाली पिच नहीं भाई, एक रोटेशन के अंदर कोई चीज कितनी आगे चली गई उसको पिच बोलते हैं। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल यहां पे था, एक रोटेशन के बाद ये इतना आगे चला गया, उससे अगली रोटेशन के बाद और आगे चला गया, उससे अगली रोटेशन के बाद और आगे चला गया। एक रोटेशन हुई, दो रोटेशन हुई, तीन रोटेशन हुई। तीन रोटेशन होने के बाद कितनी पिच कवर कर ली, तीन पिच। एक रोटेशन के बाद एक पिच, दो रोटेशन के बाद दूसरी पिच, तीन रोटेशन के बाद तीसरी पिच। तो पिच यानी कि लीनियर डिस्टेंस। तो इसके लिए स्पीड कौन सी आएगी, लीनियर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। पिच भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। कोई एक्सेलरेशन वगैरह तो है नहीं, तो लीनियर स्पीड, लीनियर मतलब आगे जाने की। भाई पिच कौन सा डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस, आगे जाने का डिस्टेंस। तो उसमें स्पीड कौन सी आएगी, आगे जाने की स्पीड कौन सी, v cos थीटा। और इनटू टाइम, टाइम कौन सा, एक चक्कर का टाइम। टाइम कौन सा, एक चक्कर का टाइम। एक चक्कर का टाइम कितना है, 2πm बाय क्यूबी। एक चक्कर का टाइम कितना है, 2πm बाय क्यूबी। बस वो लिख दो, सीधा सीधा आपके पास जो है वो आंसर मिल जाएगा हमें।
v cos theta into 2 pi m by qb. This is the linear distance covered by a charge particle in one rotation. ये चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक रोटेशन के अंदर जो लीनियर डिस्टेंस कवर किया गया है, ये उसका फॉर्मूला है। दोबारा फिर समझ लो, ठीक है ना। मैं आपको पूरा समराइज करवा देता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, जब थीटा एंगल 0 होता है तो फोर्स 0 होता है, थीटा 180 पे फोर्स 0 होता है, थीटा 90 पे पाथ सर्कुलर होता है, रेडियस ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना तो एंगल 90 है, ना ही 0 है, ना ही 180 है, उसके अलावा कोई रैंडम एंगल है। तो मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लिए v cos थीटा और v sin थीटा। पैरेलल कंपोनेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पैरेलल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि फोर्स 0 होता है, क्योंकि एंगल 0 होता है। वेलोसिटी का कोई भी पैरेलल कंपोनेंट हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि एंगल 0 होता है। तो यहां पे भी v cos थीटा का मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा, यानी कि v cos थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल v cos थीटा से ही चलता चला जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ v cos थीटा को भूल जाओ, अब आ जाओ v sin थीटा पे। v sin थीटा की वजह से फोर्स लगा अंदर की तरफ, तो पार्टिकल v sin थीटा जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड के। जब भी कोई वेलोसिटी 90 डिग्री के एंगल पे होती है तो पाथ सर्कुलर होता है। एक बार के लिए v cos थीटा को भूल जाओ कि v cos थीटा नाम की कोई चीज है भी, सिर्फ v sin थीटा को याद रखो। v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पे है, पाथ सर्कुलर है, फोर्स अंदर लग रहा है, तो ऐसे सर्कल में घूमेगा। देखो v sin थीटा है, ऊपर फोर्स अंदर लग रहा है, फोर्स अंदर, तो ऐसे घूम जाएगा। समझ पा रहे हो, इस तरीके से घूमता रहेगा, इस तरीके से घूमता रहेगा, ठीक है जी। और v cos थीटा की वजह से आगे जाएगा, v cos थीटा की वजह से आगे जाएगा, तो घूमता घूमता आगे जाएगा, घूमता घूमता कहां जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। इसे हम कहते हैं कि इसका पाथ हेलिकल होगा। रेडियस का फॉर्मूले में v की जगह v sin थीटा आएगा। टाइम पीरियड वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो वही रहेगा। और पिच जो होता है लीनियर डिस्टेंस की, उसने एक रोटेशन में कितना आगे चला गया, तो वो है v cos थीटा इंटू टाइम, जो भी टाइम है वो लिख दो। क्लियर जी? तो आई होप दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। अच्छा जी, ये सवाल 1999 में आया था। चार्ज हैविंग E बाई एम, यानी कि चार्ज बाय मास रेशो, E बाय एम यानी कि E मतलब चार्ज, चार्ज बाय मास रेशो जो है 10⁸ कूलम पर केजी है एक पार्टिकल का, और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला, और थीटा 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ फील्ड। द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, देखो ध्यान से सुनो, चार्ज बाय मास रेशो ये है, वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, और थीटा 30 डिग्री है। तो थीटा 30 डिग्री के लिए रेडियस का फॉर्मूला हमें पता ही है, mv sin थीटा बाय qb, बस यही लगाना है। v की जगह पे v sin थीटा यूज होना है, ये बात का ख्याल रखें। यही हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा, और ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। q बाय m का रेशो मुझे दे रखा है, तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये इसको देखना जरा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, m और q को अलग लिख लिया मैंने, ठीक है ना। ये m बाय q लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है q बाय m का, ये q बाय m का उल्टा लिखा हुआ है, m बाय q लिखा हुआ है, तो ये 1/10⁸ होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁵ साइन थीटा यानी कि साइन 30, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, और मैग्नेटिक फील्ड 0.3, मैग्नेटिक फील्ड 0.3, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड 0.3। तो 1/10⁸ वेलोसिटी, साइन 30 और मैग्नेटिक फील्ड ये 0.3, ठीक है जी। डेसिमल हटाओ तो 10 ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ गया, 3 से 3 कट गया,
5, ये 10 की पावर 1 है बेटा, तो 10 की पावर 6 हो गया ये, और ये 1/2 है, 1/2, तो दिस इज 1/2 इंटू 10 की पावर 6 और नीचे 10 की पावर 8 है, ठीक। तो 1/2 हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर 6 और 10 की पावर 8, तो 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये उड़ जाएगा, क्योंकि -2 से +2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इस सवाल के लिए, वेरी वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी, वेरी 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 क्लियर। तो इस तरीके से हम रेडियस यहां पे निकाल सकते हैं। अच्छा, आ जाओ अब, ये कुछ आपको कलर्स, कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे ग्रीन आपको लाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पे ग्रीन और पिंक का मिक्सचर सा है, थोड़े बहुत कुछ और कलर्स भी हैं। ग्रीन और पिंक मेन तौर पे, पिंक पिंकिश पिंकिश है। अब पिंक में बेबी पिंक, फलाना पिंक, धिमकाना पिंक, वो सब नहीं है भाई, पिंक मतलब पिंक है यहाँ पे, और ये हरा रंग है, ठीक है ना। ग्रीन एंड पिंक लाइट्स मेन तौर पे यहाँ पे नजर आती हैं। ये कहाँ नजर आती हैं? ये नजर आती हैं जो हमारे पोल्स हैं, ठीक है ना, खास करके नॉर्थ पोल, साउथ पोल्स पे, वहाँ के करीब के जो एरियाज हैं वहाँ पे ये लाइट्स ज़्यादा नज़र आती हैं, ठीक है ना। मतलब जो कंट्रीज़ हो गई, कनाडा की कंट्री हो गई, अलास्का हो गई, ग्रीनलैंड हो गई, तो इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये लाइट्स नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि भैया इन रंगों की बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि इन रंगों की क्या हो रही है, बारिश हो रही है। इसका कारण क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, अब पूरे कारण को जानेंगे। चलो भाई सुनिए, इसका कारण वही है जो हेलिकल पाथ का है, ठीक, ध्यान से सुनो। जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट अज्यूम किया जाता है, हालांकि अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट नहीं है एज सच, लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की होती है। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जब मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर आएगा वहां पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना समझो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की होती है जैसे कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट पड़ा हुआ हो, इस तरीके की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, हमें कलर अलग ले लेते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ ऐसी दिखाई देती है हमें अर्थ की वजह से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है ना, यहां से अंदर से भी होके जाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा क्योंकि डेंस हैं तो इसलिए मैंने अच्छे से नहीं दिखाया, लेकिन क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक, क्लोज लूप ये लाइंस बनाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये किसकी हैं? अर्थ की। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अर्थ। किसकी हैं? अर्थ की हैं। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको शो की गई है। होता क्या है, एक फिनोमिना होता है सोलर फ्लेयर। सोलर मतलब सन। सोलर फ्लेयर के अंदर सन में से लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। सोलर फ्लेयर के अंदर या सोलर फ्लेयर के दौरान, सोलर फ्लेयर फिनोमिना ऐसा होता है कि सन में से, भाई सन जो है आपको पता बहुत गर्म है, ठीक है ना, सूर्य जो है बहुत गर्म है,
तो इसमें से चार्ज पार्टिकल्स निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं। सन तो चार्ज पार्टिकल्स का भंडार है। तो इसमें एक फिनोमेना होता है सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर के दौरान सन बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स एक साथ जो है बाहर निकालता है, एक साथ। कभी कम निकालता है, कभी ज्यादा निकालता है। कभी कम निकालेगा तो उसको छोटा सोलर फ्लेयर कह देते हैं। बड़े सोलर फ्लेयर भी होते हैं, वो मतलब साल में 2-3 बार बड़े बड़े सोलर फ्लेयर हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं सन में से, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स। तो जब ये चार्ज पार्टिकल पृथ्वी की तरफ आते हैं, ठीक है ना, ये चार्ज पार्टिकल्स अब सन से निकल के कहां आते हैं, पृथ्वी की तरफ आते हैं। तो ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फंस जाते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है तो इसका जो पाथ होता है वो हेलिकल पाथ होता है। कैसा पाथ होता है, हेलिकल पाथ होता है अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा हो। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, अर्थ की, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है और एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है ना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, एंगल क्या है, थीटा है। तो अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हेलिकल पाथ में फंस जाते हैं। फंस कैसे जाते हैं भाई, जो चार्ज पार्टिकल्स यहां पे अर्थ की तरफ आ रहे हैं, अब उनका एंगल तो कोई ना कोई रैंडम एंगल होगा भाई। जरूरी थोड़ी है कि उनका एंगल 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कोई भी रैंडम एंगल हो सकता है। तो जनरली जो चार्ज पार्टिकल्स का मोशन होता है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद वो जनरली हेलिकल होता है, जनरली वो हेलिकल होता है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं सन से आते हुए हेलिकल पाथ में यहां पे अर्थ में फंस जाते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में हेलिकल पाथ में ट्रैप हो जाते हैं। ये देखो, ये सन से आ रहे हैं और अर्थ के पास पहुंच के इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो गए। यहां से भी दिखा सकते हो, यहां से भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। ये अर्थ के पोल्स होते हैं, ध्यान से सुनो, ये पोल्स होते हैं। ये कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल होता है, साउथ पोल। और ये दोनों जगहों को जो बिल्कुल एंगल पे ऐसे बनी हुई हैं, ये जो बिल्कुल एंगल पे ऐसे बनी हुई हैं, इसको मैग्नेटिक पोल्स कहा जाता है। ये जो यहां पे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहां पे ये क्या है, मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है ना, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, ये मैग्नेटिक पोल्स हैं बेटा। ये अर्थ के अपने पोल्स हैं, इनको बोला जाता है ज्योग्राफिकल पोल्स। ध्यान दो, इनको बोला जाता है ज्योग्राफिकल पोल्स। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये अर्थ के अपने पोल। ये मैग्नेट के हिसाब से बने हुए पोल्स हैं। इनके बारे में डिटेल में बाद में बात होगी, फिलहाल बस ये समझो कि ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, ठीक है जी, ओके। तो अब जब चार्ज पार्टिकल्स इनके करीब आते हैं, ठीक है ना, सन से निकल के अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाते हैं, अर्थ के पास आते हैं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाते हैं तो हेलिकल पाथ में ट्रैप हो जाते हैं। जैसे ही ये हेलिकल पाथ में ट्रैप हो गए, अब अर्थ के पास पहुंचते हैं। अब अर्थ के पास क्या है, अर्थ के पास अराउंड उसका अपना एटमॉस्फेयर है भाई। अर्थ के अराउंड आपस में आसपास उसका क्या है, एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर में मेन तौर पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस होती हैं। आपको भी पता है भाई, एटमॉस्फेयर में मेन तौर पे कौन सी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जब ये चार्ज पार्टिकल्स, अब ये चार्ज पार्टिकल्स यहां पे हमला बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स यहां पे हमला बोलते हैं भाई, एटमॉस्फेयर पे हमला बोलते हैं, क्योंकि वो हेलिकल पाथ में ट्रैप होके अर्थ की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। हेलिकल पाथ में ट्रैप होके वो अर्थ की तरफ क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। जैसे ही वो नजदीक आते हैं तो इन चार्ज पार्टिकल्स का इनके साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, कोलिजन होता है। उस कोलिजन की वजह से ये गैसेस एक्साइट होती हैं,
एक्साइटेशन ऑफ गैसेस, ये चार्ज पार्टिकल्स के साथ कोलिजन की वजह से गैसेस को एनर्जी मिलती है और ये गैसेस एक्साइट होती हैं। और जब ये गैसेस एक्साइट होती हैं, अब ये जो गैसेस हैं आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम, आगे के चैप्टर्स में आएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि भाई अब देखो चार्ज पार्टिकल्स यहां पे आके एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो इन एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ जब वो कोलिजन कर रहे हैं तो इनको एनर्जी दे रहे हैं, इनको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। उस एनर्जी की वजह से, ठीक है ना, इसके अंदर के जो शेल होंगे, मान लो कि ये भाई ऑक्सीजन एटम है या नाइट्रोजन एटम है, कुछ भी मान लो कि ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या कोई भी मान लो, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होके, क्योंकि उनको एनर्जी मिलेगी, वो एक्साइट होके ऊपर के शेल में चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही वो ऊपर के शेल में चले गए, अब जब वो नीचे आएंगे तो वो क्या एमिट करेंगे, लाइट एमिट करेंगे भाई, एक्साइट होके वो चले गए ऊपर, और जब वो ऊपर से नीचे आएंगे तो वो क्या एमिट करेंगे भैया, लाइट एमिट करेंगे। यही पढ़ा है आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ध्यान से समझो, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ठीक है ना। ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आए, इन्होंने गैसेस के साथ कोलाइड किया, कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से गैसेस का एक्साइटेशन हुआ, ठीक है ना। गैसेस का एक्साइटेशन हुआ यानी कि इसके गैसेस के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर ऑर्बिट में चले गए। हायर ऑर्बिट से जब वो लोअर ऑर्बिट में रिटर्न करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी कि लाइट को रिलीज करेंगे, यानी कि लाइट को एमिट करेंगे। इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन, यानी कि उनका डी एक्साइटेशन हो गया। पहले क्या हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक्साइट हो गए, हायर एनर्जी लेवल पे चले गए। तो जब वो दोबारा लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे तो क्या एमिट करेंगे, लाइट एमिट करेंगे। तो इसी तरीके की जो लाइट्स हैं वो यहां पे एमिट होती हैं। ऑक्सीजन से ग्रीन कलर की लाइट एमिट होती है और नाइट्रोजन से मेन तौर पे पिंक कलर की लाइट एमिट होती है। ऑक्सीजन से ग्रीन कलर की लाइट एमिट होती है और नाइट्रोजन से मेन तौर पे पिंक कलर की लाइट एमिट होती है। तो वहां पे जो रहने वाले लोग थे, जब उन्होंने इस फिनोमेना को पहली बार देखा कि भाई ये ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, हमारे शहर में ऐसी चीजें हो रही हैं या हमारे देश में ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। तो उन्हें स्थानीय भाषा में उन्होंने नाम दिया ऑरोरा बोरियोलिस। ये वहाँ की स्थानीय भाषा है, हम इसे नॉर्दर्न लाइट्स या नॉर्थर्न लाइट्स भी कहते हैं, जैसा भी आप इसको बोलना चाहो। उन्होंने स्थानीय भाषा में इसको ऑरोरा बोरियोलिस का नाम दिया। आई थिंक इसका जो रिलेशन है, उन्हें लगता था पुराने ज़माने में कि ये कोई भूत प्रेत की वजह से हो रहा है, तो कुछ भूत प्रेत से रिलेटेड इन्होंने उसको नाम दिया ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है ना, स्थानीय भाषा का नाम। बाद में जाके पता चला कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कमाल है, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्या फिनोमेना होता है, ठीक है ना। होता क्या है, सन है, सन से लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। जब कम निकलते हैं तो उसे छोटा सोलर फ्लेयर कहते हैं, जब ज़्यादा निकलते हैं तो बड़ा सोलर फ्लेयर कहते हैं, ठीक है जी। जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आते हैं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि वो अर्थ की तरफ आने की तरफ मजबूर हो जाते हैं, इसमें ट्रैप हो जाते हैं वो हेलिकल पाथ में, ठीक है जी। हेलिकल पाथ में वो ट्रैप हो जाते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स। तो जैसे ही वो हेलिकल पाथ में ट्रैप हो जाते हैं और जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आके वो अर्थ की गैसेस के साथ कोलिजन करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ की जो गैसेस हैं वो एक्साइट हो जाती हैं। तो जब वो दोबारा अपने एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे तो उसकी वजह से वो कलर्स एमिट करेंगे। तो ऑक्सीजन में मेन तौर पे ग्रीन कलर निकलता है और नाइट्रोजन पे मेन तौर पे पिंक कलर निकलता है। तो ऐसा लगता है कि आसमान में चार्जेस की या रंगों की बारिश हो गई है, रंगों की होली आसमान में खेली जा रही है। तो इस लाइट को स्थानीय भाषा में ऑरोरा बोरियोलिस का नाम दिया गया। और ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी के अंदर भी एक छोटे से डब्बे के अंदर, ब्लू कलर के डब्बे के अंदर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे इन पोलर रीजन्स लाइक अलास्का एंड नॉर्थ कनाडा, पोलर रीजन्स यानी कि पोल्स के पास, अब देखो ये जो जगहें हैं, ये जगह ले लो या ये जगह ले लो,
तो ये जो जगहें हैं ये पोल्स के पास हैं, ठीक है ना, ये जगहें जो हैं वो पोल्स के पास हैं भैया। ये आप देखो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये जगहें पोल्स के पास हैं भैया, ठीक है ना। तो ये जगहें पोल्स के पास हैं, तो यहाँ पे ये फिनोमेना देखा जाता है। अ स्प्लेंडेड डिस्प्ले ऑफ कलर्स इज सीन इन द स्काई, द अपीयरेंस ऑफ डांसिंग ग्रीन पिंक लाइट्स इज फैसिनेटिंग। बड़ा मजा आता है, लोग उसको स्पेशली वहाँ पे देखने जाते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स को। तो एंड इक्वली पजलिंग, ठीक है ना, पजल भी करता है लोगों को ये कि हो कैसे रहा है। लेकिन अब पजल होने की जरूरत नहीं, अब हमें इसका कारण पता है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस नेचुरल फिनोमेना इज नाउ फाउंड इन फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड हियर। हमने हेलिकल पार्ट डिस्कस किया, इसके बाद हम इसको स्टडी कर रहे हैं। सोलर फ्लेयर के दौरान लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर एजेक्टेड फ्रॉम सन, some of them get trapped in Earth's magnetic field and move in helical paths along the magnetic field lines. These particles collide with atoms and molecules of the atmosphere. Excited atoms, oxygen atoms emit green light and excited nitrogen atoms emit pink light. This phenomena is called aurora borealis in physics, seen in countries near to magnetic poles. जो countries magnetic poles के पास हैं, जैसे कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, ठीक है ना, तो उनके पास जो कंट्रीज हैं वहां पे आपको जो है, ग्रीनलैंड हो गया, वहां पे ये इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे ही चार्ज पार्टिकल्स हेलिकल पाथ में फॉलो करके वहीं पे आते हैं। छोटा सोलर फ्लेयर होगा तो कम लाइट्स दिखेंगी, बड़ा सोलर फ्लेयर होगा जो कि साल में 2-3 बार हो जाता है तो रंग बिरंगी रोशनी से पूरा का पूरा आसमान ही भर जाएगा और काफी देर तक ये फिनोमेना देखने को मिलेगा और लोगों को बड़ा मजा आता है भाई, इसमें फोटो वोटो खिंचवाते हैं और बड़ा मजा आता है कि हाँ भैया इसको हमने देख लिया है। ऑरोरा बोरियोलिस, तो ये किसी भूत वूत की वजह से नहीं है भाई, ये प्रॉपर फिजिक्स का फिनोमेना है जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है। तो ये तो हो गया भाई ऑरोरा बोरियोलिस। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है। अब हम चार्ज पार्टिकल्स को कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखेंगे भैया। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम चार्ज पार्टिकल्स को सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देख रहे थे। अब हम चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कंबाइंड देखेंगे, यानी कि दोनों लगी हुई हैं भैया, दोनों ही लगी हुई हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई है। तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल जब रखा जाएगा तो उस पर क्या बिहेवियर होगा, क्या फोर्स लगेगा, वो हम यहां पे देखने वाले हैं। तो चलिए भैया, मान लो दोनों लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई है। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर दोनों फोर्सेस लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, Fe जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो क्यू वी क्रॉस बी हम इसे बोल सकते हैं। तो नेट फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्सेस का सम होगा, इन दोनों फोर्सेस का सम होगा। तो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, तो क्यू आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, तो ये बनेगा ई प्लस वी क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। ये फोर्स जब दोनों का सम किया जाता है तो इस फोर्स को एक स्पेशल साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, लॉरेंट्ज फोर्स। इस फोर्स को नाम दिया गया, इस फोर्स को नाम दिया गया लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है ना। दैट फोर्स वाज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्सेस के सम को एक स्पेशल नाम दिया गया जिसको बोला जाता है लॉरेंट्ज फोर्स। तो जब भी लॉरेंट्ज फोर्स की बात होगी आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा लॉरेंट्ज फोर्स, तो मतलब आपको दोनों का सम निकालना है, दोनों का सम निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों। ये क्वेश्चन आया था 2002 में, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट, देन फोर्स ऑन इट इज, यही आंसर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो तो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, बाकी कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, इसमें सिर्फ वी क्रॉस बी दिया हुआ है,
ये गलत हो गया। इसमें क्यू ई तो दिया हुआ है लेकिन ये बी क्रॉस वी लिखा हुआ, उल्टा लिख दिया इन्होंने। यहाँ पे ई क्रॉस वी देख रहे हैं, तो दैट इज नॉट करेक्ट, है ना, ये सही नहीं है। तो सीधा सीधा आप टिक करो और आगे बढ़ो। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए चार्ज पार्टिकल्स के अलग अलग केसेस को हम डिस्कस करेंगे जो हमारे काम के हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला केस जो हमारा काम का है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है। चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल है। दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल टू ईच अदर, दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है जी, दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। और चार्ज पार्टिकल कहां पे रखा हुआ है? रेस्ट पे रखा हुआ है, और दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है जी। अच्छा जी, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, जब रेस्ट पे है, जब रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे जब पार्टिकल होता है, जब वेलोसिटी उसकी जीरो है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, उसके लिए तो वेलोसिटी होनी चाहिए, उसके लिए तो वेलोसिटी होनी चाहिए। तो वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रही है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स भी इसी तरफ लग जाएगा, Q इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो उसी डायरेक्शन में लगता है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। नेगेटिव चार्ज पे ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा, ठीक है जी। तो इस बात का आप यहां पे ख्याल रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सम कर दिया, मतलब प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है जी। तो इसकी वजह से ये इस तरफ मूव करेगा, मूव करेगा, बिल्कुल मूव करेगा। तो इसके पास एक्सेलरेशन आएगी क्यू ई बाय एम, फोर्स बाय मास। इसके पास एक्सेलरेशन आएगी क्यू ई बाय एम, और ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता चला जाएगा। पाथ कैसा होगा इसका? स्ट्रेट लाइन पाथ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो लगना नहीं, मैग्नेटिक फोर्स तो लगना नहीं। क्यों नहीं लगना सर? अरे ध्यान से सुनो, पहली बात यह कि शुरू में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो थी, इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स जीरो था इनिशियली। ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियली मैग्नेटिक फोर्स जीरो था क्योंकि चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी ही नहीं थी। बाद में पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, इसके पास वेलोसिटी आ गई ना वेलोसिटी, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में वेलोसिटी आई? जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फोर्स शुरू में नहीं लग रहा, भूल जाओ उसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स इस तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन इस तरफ होगी, पार्टिकल इस तरफ जाएगा, और इसी तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों के बीच में एंगल, ये आपस में पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री है, और थीटा अगर 0 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है बेटा। क्यों सर 0 क्यों होता है? क्योंकि क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो क्यू वी बी साइन 0 और साइन 0 0 होता है, तो तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा, ठीक है ना। यानी कि शुरू में तो लगेगा ही लगेगा मैग्नेटिक फोर्स 0, और बाद में भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। यानी कि सिर्फ इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। सिर्फ इस केस में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा, और मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। ये सारा केस हम तब डिस्कस कर रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं और पार्टिकल रेस्ट पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, और चार्ज पार्टिकल शुरू में रेस्ट पे है इनिशियली, ठीक है ना, इनिशियली वो रेस्ट पे है। उसके बाद तो उसने मूव करना शुरू कर ही दिया है, उसके बाद तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ ही गई है, एक्सेलरेशन आ गई है, तो उसका पाथ भी स्ट्रेट लाइन हो गया।
एक्सेलरेशन आ गई है तो अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब इक्वेशंस भी आप लगा सकते हो। भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है ना, हमारे सिलेबस में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जिसमें हम मोशन देखेंगे, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अब v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, सारी इक्वेशंस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के लिए आप सारी इक्वेशंस लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। चार्ज पार्टिकल शुरू में कैसा है, रेस्ट पे है। दूसरा केस, चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू बोथ फील्ड्स इनिशियली, चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड्स के पैरेलल मूव कर रहा है। इनिशियली मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी शुरू में जीरो नहीं है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तीनों आपस में पैरेलल है, तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है जी। पैरेलल वेलोसिटी के लिए मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होता है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा बिकॉज थीटा 0 डिग्री है, वेलोसिटी भी उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी उस तरफ है, थीटा 0 है। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Q इंटू ई, इस तरफ तो एक्सेलरेशन भी इसी तरफ आएगी Q E बाय एम, एक्सेलरेशन भी इसी तरफ आएगी Q E बाय एम, ठीक है ना, एक्सेलरेशन भी उसी तरफ आएगी Q E बाय एम। और इसमें भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाइड, इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पे भी एप्लीकेबल है। पाथ स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पे भी लगाएंगे, पाथ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम ये लगा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पाथ हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम इन इक्वेशंस को लगा सकते हैं भाई। तो इन दोनों ही केसेस में, पहले वाले केस में और इस केस में पाथ स्ट्रेट लाइन है सर, फिर फर्क कहां है? पहले वाले केस में पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था, बाद में चलना शुरू किया था। इस वाले केस में पार्टिकल पहले से ही चल रहा है, पहले से ही चल रहा है भाई, ठीक है ना। तो पार्टिकल पहले से ही चल रहा है और इस वाले केस में पार्टिकल पहले रेस्ट पे था, बस यही फर्क है। यहां पे जब आप इक्वेशंस लगाओगे तो u को 0 रखोगे, ठीक है ना। इन इक्वेशंस में u को आप क्या रखोगे, 0 रखोगे पहले वाले केस में, और दूसरे केस में यहां पे u 0 नहीं है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 नहीं आएगी, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं है भाई, कोई भी, ठीक, बहुत बढ़िया। तीसरे केस में चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑपोजिट टू बोथ फील्ड्स इनिशियली, ऑपोजिट मूव कर रहा है, ऑपोजिट मूव कर रहा है। देखो भाई जरा, पॉजिटिवली चार्ज, ये सारा कुछ हम पॉजिटिव चार्ज के लिए देख रहे हैं भाई, नेगेटिव चार्ज के लिए सारे केस उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज है और पार्टिकल शुरू में उल्टा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पार्टिकल जा रहा है उल्टा। पार्टिकल कहां जा रहा है? उल्टा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों ही चीजें इधर हैं, ठीक है जी, दोनों ही चीजें उधर हैं और पार्टिकल उल्टा जा रहा है भाई। पार्टिकल कहां जा रहा है? उल्टा, उल्टा जा रहा है या उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे सर? अरे भैया कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी चीज सोचो, होना तो वही है। देखो, अरे हाँ, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो तो इस तरफ लगेगा, तो एक्सेलरेशन जो आएगी वो तो इस तरफ आएगी Q E बाय एम, और मैग्नेटिक फोर्स तो लगना कोई नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स Q V B साइन अब 180 डिग्री होगा भाई। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? 0।
मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया भाई, 0 हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स यहां पे 0 हो गया, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स को तो भूल ही जाओ, कोई फायदा ही नहीं है भाई उसका। तीनों केसेस में देखो, तीनों ही केसेस में देखो मैग्नेटिक फील्ड का रत्ती भर फायदा नहीं है, रत्ती भर भी 1% भी फायदा नहीं हुआ भाई। तीनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का 1% भी फायदा नहीं हुआ, 1% भी। अब इलेक्ट्रिक भाई, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। तो पहले पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होगी और फिर वहां से पार्टिकल टर्न लेगा, फिर वहां से पार्टिकल टर्न लेगा यहां से यहां तक। ध्यान से सुनो, मोशन कैसा होगा, यहां से यहां तक स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में है, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है भाई, ठीक है जी। वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, इसका मतलब दोनों जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो स्पीड डिक्रीज होगी और यहां पे पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर यहां से वापस उधर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो अभी भी उस तरफ है, एक्सेलरेशन तो अभी भी उस तरफ है, तो उस तरफ अब पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। अब उस तरफ जा रहा है, अब उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। अब स्पीड इस तरफ है और एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, अब स्पीड इस तरफ है और एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, तो अब स्पीड इंक्रीज होगी। देखो ध्यान से सुनो, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होते हैं तो स्पीड डिक्रीज करती है, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं तब स्पीड इंक्रीज करती है। तो जब ये पार्टिकल उधर जा रहा था, एक्सेलरेशन तो अभी भी इधर ही है, तो ये स्पीड डिक्रीज कर रही थी, अब 0 हो गई। उसके बाद एक्सेलरेशन तो अभी भी इधर ही है, वेलोसिटी इधर आ गई, तो यानी कि दोनों एक डायरेक्शन में आ गई, अब स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप, सिमिलर टू जैसे आप बॉल को ऊपर फेंक देते हो, है ना, ग्रेविटी नीचे होती है, ग्रेविटी नीचे होती है। जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाते साइन ये स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब यही वापस आ रही होती है, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है ना। जब यही चीज नीचे आ रही होती है ना, तो उस टाइम पे ये इंक्रीज होती है, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही है, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लग रही है, अब स्पीड भी नीचे हो गई, यानी कि वेलोसिटी भी नीचे हो गई। तो अब वापस आते टाइम स्पीड इंक्रीज होती है और ऊपर फेंकते टाइम बॉल की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि ऊपर जाते टाइम ग्रेविटी नीचे लग रही है और बॉल ऊपर जा रही है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और नीचे आते टाइम दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए स्पीड इंक्रीज होती है। समझ पा रहे हो? सेम केस यहां पे, इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे भी वैलिड है। पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा, पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये तो बेटा मैंने दिखाने को ऐसे यू टर्न दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा। मतलब अगर मैं ये कहूं कि ऐसे जाएगा पहले, ठीक है ना, और फिर ऐसे चला जाएगा, उसी पाथ पे फॉलो करता हुआ उस तरफ चला जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे आएगा फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे चला जाएगा। पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही है, पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही है। समझ पा रहे हो? ठीक है ना, पाथ इज स्ट्रेट लाइन। पीछे जाएगा आगे चला गया, पीछे गया आगे चला गया, पीछे गया आगे चला गया, पीछे गया आगे चला गया। समझ गए? क्लियर होनी चाहिए ये बात। I hope that should be very 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 clear to you. स्पीड इधर डिक्रीज हो रही है, इधर इंक्रीज हो गई, मानना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, चलो। तो ये चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑपोजिट टू बोथ फील्ड्स इनिशियली, तो इस केस का ये यहां पे सॉल्यूशन है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पे भी वैलिड है। ठीक है ना, बस यहां पे ये देख लेना कि u इनिशियली नेगेटिव होगा। इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है तो ये नेगेटिव लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे भाई, इस बात का ध्यान रखिए। बस एक सवाल आया 2011 के अंदर, 2011 के अंदर इससे रिलेटेड सवाल आया था, ये देखते हैं क्या सवाल था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
and a uniform magnetic field are acting along the same direction in a certain region. कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूनिफॉर्म है और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, ठीक। If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of fields. If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of the fields. इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है ना। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड्स, सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड्स, ठीक है ना। Pointed along the direction of the fields. इसकी वेलोसिटी फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही पॉइंटेड है, यानी कि उसी तरफ है, ठीक है ना, यानी कि उसी तरफ है। देन द इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी उस तरफ दिख रही है आपको, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी और ये इलेक्ट्रॉन है। चलो अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। विल टर्न टूवर्ड्स राइट, स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज, विल टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट। देखो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं क्योंकि थीटा 0 है, वेलोसिटी भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स उल्टा लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस ई इंटू ई लगेगा, माइनस चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस ऑफ चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उल्टा लगेगा भैया। तो फोर्स उल्टा लग गया, स्पीड उधर है, वेलोसिटी उधर है, फोर्स उल्टा लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी उधर है, तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो स्पीड डिक्रीज करती है भाई, ये आंसर। स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यहां पे इंक्रीज नहीं करेगी। देखो केस ये वाला है, तीनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा 0, मैग्नेटिक फोर्स तो 0 है, लेकिन यहां पे पंगा बस यही है कि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव है, बस यही पंगा है, ठीक है जी। तो इसके बेसिस पे यहां पे स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंक दिया गया, अब चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंक दिया गया भैया। चार्ज पार्टिकल मूविंग एट सम एंगल टू द बोथ फील्ड्स इनिशियली, किसी एंगल पे है भाई, कोई भी रैंडम एंगल, ठीक है ना, कोई भी रैंडम एंगल। चार्ज पार्टिकल इनिशियली किसी एंगल पे है, ये वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अभी भी दोनों सेम डायरेक्शन में, और ये किसी एंगल पे फेंका गया है, ये किसी एंगल पे फेंका गया है, ठीक है जी। याद होगा जब अकेली मैग्नेटिक फील्ड थी, याद करो जब अकेली मैग्नेटिक फील्ड थी तो पाथ अब कैसा, इसी लेक्चर में करवाया है, पाथ कैसा है, हेलिकल। पाथ कैसा है, हेलिकल। पाथ कैसा था, हेलिकल, ठीक है जी। यहां पे भी देखो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि v cos थीटा का मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और v sin थीटा की वजह से ये सर्कल में घूमेगा, v sin थीटा की वजह से सर्कल में घूमेगा, और v cos थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है जी। यहां पे देखो v cos थीटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। v sin थीटा
परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो पाथ तो यहां पे भी हेलिकल ही होगा, पाथ तो यहां पे भी हेलिकल होगा, लेकिन एक फर्क आएगा। देखो v sin थीटा की वजह से ये सर्कल में घूमेगा, ये v sin थीटा की वजह से सर्कल में घूमेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। v cos थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस पे नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सर फिर ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इसका इफेक्ट होगा। देखो v cos थीटा इसी की डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स q इंटू ई, एक्सेलरेशन q e बाई m इसी तरफ लग जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वजह से या इस फोर्स की वजह से v cos थीटा चेंज होगा या इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस v cos थीटा, इसकी वजह से, इस एक्सेलरेशन की वजह से v cos थीटा इंक्रीज होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड किसका बिगाड़ रही है, v sin थीटा का कुछ बिगाड़ रही है, उसको सर्कल में घुमा रही है, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल वेलोसिटी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो कर सकती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड v cos थीटा का कुछ बिगाड़ पाएगी, बिल्कुल हाँ। v cos थीटा इस तरफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी तरफ है, एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, तो ये इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी, ये इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ती 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 चली जाएगी, v cos थीटा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। वहां पे पिच होती थी v cos थीटा इंटू टाइम, v cos थीटा इंटू टाइम, ये पिच होती थी। अब यहां पे v cos थीटा बढ़ता चला जा रहा है, v cos थीटा बढ़ता चला जा रहा है, तो पाथ तो इस केस में भी हेलिकल होगा, पाथ तो इस केस में भी हेलिकल होगा भाई मेरे, पाथ तो इस केस में भी हेलिकल होगा, लेकिन पिच बढ़ती चली जाएगी, पिच बढ़ती चली जाएगी भाई। ये देखो ये P1 पिच, ये P2 पिच, ये P3 पिच, तो पिच कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। समझ पा रहे हो, पिच जो है वो बढ़ती चली जाएगी, इसकी पिच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। या फिर हम कहें चेंजिंग, इसकी पिच इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी कि दो रोटेशंस के बीच का जो फर्क होगा, यानी कि जब ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, ये जो लीनियर डिस्टेंस है ये बढ़ता चला जाएगा, दूसरी रोटेशन का लीनियर डिस्टेंस ज्यादा होगा, तीसरी रोटेशन का लीनियर डिस्टेंस और ज्यादा होगा, क्योंकि तब तक स्पीड और बढ़ चुकी होगी, चौथी का और ज्यादा होगा, चौथी का और ज्यादा होगा, तो ये पिच जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं P3 जो है वो P2 से ज्यादा है और P1 से भी ज्यादा है, यानी कि पिच जो है इस केस में इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है जी। तो v cos थीटा का कौन इफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लो यहां पे v sin थीटा इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और v cos थीटा को कौन इफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हो, जो पैरेलल वेलोसिटी है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट कर रही है। v cos थीटा इसी तरफ था, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगी q e बाई m, तो इससे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आप बना सकते हो, अगर आप इसका लिखना चाहते हो कि मान लो थोड़ी टाइम बाद, t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v डैश हो गई, तो v इज इक्वल टू u प्लस at लगा सकते हो, तो v डैश फाइनल वेलोसिटी v डैश, इनिशियल वेलोसिटी v cos थीटा,
और एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम, और इनटू जो भी टाइम होगा वो आप टाइम लिख सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी v cos थीटा, फाइनल वेलोसिटी v डैश, ठीक है ना, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, v इज इक्वल टू यू प्लस at लगा सकते हो। इसी तरीके से हर एक इक्वेशन लगा सकते हो इस केस में। मेरे ख्याल से तो आपको कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर है, वेरी वेरी क्लियर। चलो फिर आगे चलते हैं भाई। अब एक स्पेशल केस, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है। ये स्पेशल केस है जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ये वो वाला स्पेशल केस है भाई। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, इसके पास वेलोसिटी v है और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया है, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर, जेड की तरफ, जेड की तरफ। वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जेड की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जेड की तरफ है और वेलोसिटी इधर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा देते हैं इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा देते हैं नीचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस में लग गई? वाई में। वेलोसिटी किस एक्सिस में? एक्स में। और मैग्नेटिक फील्ड किस में? जेड में। मतलब ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस, बाहर की तरफ जेड, अंदर की तरफ माइनस जेड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड में है। ऊपर की तरफ वाई, नीचे की तरफ माइनस वाई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई में, ठीक है जी। और वेलोसिटी एक्स में है, वेलोसिटी किस में है? एक्स में। तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये स्पेशल केस होता है जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब यहां पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, पहले से मूव कर रहा है। अब इसके ऊपर दोनों फोर्सेस लगेंगे, कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ लगेगा? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसी तरफ लगेगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग गया। मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस B करो, V इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। V अपनी उंगलियां वेलोसिटी की तरफ करो, करो भैया, और अंदर की तरफ लेके जाओ, अपनी फिंगर्स को अंदर की तरफ लेके जाओ। थंब ऊपर आ रहा है, थंब ऊपर आ रहा है, थंब ऊपर आ रहा है, ठीक है जी। थंब ऊपर की तरफ आ रहा है। तो एक फोर्स नीचे लग रहा है और एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है और एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है और एक फोर्स ऊपर लग रहा है। भाई समझ पा रहे हो? अगर मैं चाहता हूं इफ पार्टिकल हैज टू बी मूव्ड अनडेविएटेड, अनडेविएटेड मतलब बिल्कुल भी इसका डेविएशन ना हो, ना तो ये ऊपर जाए ना ही नीचे जाए। देखो मैग्नेटिक फोर्स इसे कहां लेके जाएगा? ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे कहां लेके जाएगा? नीचे। पार्टिकल कहां जा रहा है? सीधा। अगर मैं चाहता हूं कि पार्टिकल सीधा ही जाता रहे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं चाहता हूं कि पार्टिकल सीधा ही जाता रहे तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, यानी कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दो कि क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। स्केलर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो Q जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है एक दूसरे को क्या करना चाहिए? कैंसिल करना चाहिए, मस्ट कैंसिल। इन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि पार्टिकल बिल्कुल सीधा जाए तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा भैया। तो कैंसिल करवा दो भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? QVB साइन थीटा। साइन यहां पे 90 होगा भैया। सर कैसे? बेटा वेलोसिटी एक्स में है,
मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, माइनस जेड में, तो एक्स और जेड में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। एक्स वेलोसिटी एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है अंदर की तरफ, तो एक्स और जेड में कितना एंगल होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्यू वी बी साइन 90, तो ये क्यू वी बी ही बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है ना। दोनों को बराबर करो, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू कट गया तो ई इज इक्वल टू वी बी, या वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाय बी। अगर इतनी वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल अनडेविएटेड चला जाएगा। एट दिस वेलोसिटी particle passes undeviated। इस पे ये पार्टिकल अनडेविएटेड चला जाएगा भैया, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स उसे ऊपर बुला रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे नीचे बुला रहा है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे बुला रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर बुला रहा है। अगर हम चाहते हैं कि अनडेविएटेड निकल जाए तो दोनों ऊपर नीचे के फोर्स एक दूसरे को क्या करने चाहिए, कैंसिल करने चाहिए। वो कंडीशन लगाई तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई कि अगर इतनी वेलोसिटी होगी तो ये पार्टिकल अनडेविएटेड निकल जाएगा। सर अगर इतनी नहीं हुई तो, अगर इतनी नहीं हुई तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा भैया। अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की इस तरफ है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। तो क्यू वी बी और क्यू ई, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर है तो वी बी ग्रेटर देन ई, तो वेलोसिटी ई बाय बी से ज्यादा है। अगर वेलोसिटी ई बाय बी से ज्यादा है तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्स ज्यादा है, इस तरीके से। तो इस केस में डिफ्लेक्ट अपवर्ड्स या डेविएट आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स, डिफ्लेक्ट या डेविएट। अगर उल्टा हो गया अगर मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, यानी कि क्यू वी बी लेस देन क्यू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ झुक जाएगा ये, तो डेविएट डाउनवर्ड्स या डेविएट या डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड्स। समझ पा रहे हो? इस केस में पार्टिकल किस तरफ झुक गया? मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। इस केस में पार्टिकल किस तरफ झुक गया? इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ। और अगर दोनों बराबर हैं तो किसी भी तरफ झुका नहीं, सीधा सीधा चलता रहा। और उस केस में जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? ई बाय बी। तो अगर इतनी वेलोसिटी होगी तो ये पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा। इसको याद करना है, ये याद रहना चाहिए। अगर इतनी वेलोसिटी आएगी तो ये पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा भैया। अगर इतनी वेलोसिटी आएगी तो ये पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा ई बाय बी। ई बाय बी इतनी वेलोसिटी पे। ज्यादा हुई तो ऊपर, कम हुई तो नीचे, ठीक है जी। ज्यादा हुई तो ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की तरफ, कम हुई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ। समझ गए? तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि ज्यादा हो गई तो मैग्नेटिक फोर्स की तरफ, और वेलोसिटी अगर कम हो गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ डेविएट हो जाएगा। कौन? चार्ज पार्टिकल।
कौन? चार्ज पार्टिकल। अब इस पे यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बन सकता है, पता है? जैसे आपको क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डायमेंशंस LT-1, LT-1 मीटर पर सेकेंड, लेंथ मतलब मीटर, और टाइम की पावर -1 यानी कि पर सेकेंड, यानी कि LT-1 किसकी डायमेंशन होती है बेटा? वेलोसिटी की। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी डायमेंशन वेलोसिटी वाली है। ऑप्शन आ जाएंगे B/E, दूसरा ऑप्शन E/B, तीसरा ऑप्शन EB, चौथा ऑप्शन 1/EB। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो है आप डायमेंशन निकालोगे, पागल हो जाओगे। सीधा देखो E/B जो है वो वेलोसिटी ही आएगी, E/B वेलोसिटी आएगी, खत्म, टिक करो। ये वेलोसिटी ही होती है, तो E/B की जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी ही बनेगी, E/B की जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी ही बनेगी। सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। वेलोसिटी सिलेक्टर, इस फिनोमिना को, ये जो पीछे वाला हमने केस किया है, इस फिनोमिना को हम वेलोसिटी सिलेक्टर के तौर पे यूज करते हैं व्हेन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तब यूज करते हैं, या ये सेटअप ऐसे बनता है जब ये तीनों को आपस में परपेंडिकुलर रखा जाए। ठीक है ना, वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर बोला जाता है इसे। ठीक है ना, यूज्ड टू select charge particles of particular velocity। हमें पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले अगर चार्ज पार्टिकल्स सेलेक्ट करने हो तब उसके काम आता है ये वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। काम बड़ा सिंपल है, वही जो अभी मैंने बताया, बस वही करना है। आप क्या करो, एक कमरा रखो या एक चैम्बर ले लो, उसमें ना ऐसे दीवार लगा दो। ये दीवार लगा दी अंबुजा सीमेंट की, इसमें छोटा सा होल कर दिया हमने। ठीक है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, और चार्ज पार्टिकल्स, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स को ऐसे फेंक दिया यहाँ पे। चार्ज पार्टिकल्स, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे फेंक दिया आपने। तो सिर्फ वही चार्ज पार्टिकल्स अनडेविएटेड पास होके इस होल में से निकल जाएंगे जिनकी वेलोसिटी E/B होगी। जिनकी वेलोसिटी E/B से ज्यादा होगी वो ऊपर चले जाएंगे, जिनकी वेलोसिटी E/B से ज्यादा होगी वो ऊपर निकल जाएंगे और टकरा जाएंगे दीवार से, और जिनकी वेलोसिटी E/B से कम होगी वो भी नीचे दीवार से टकरा जाएंगे। जिनकी वेलोसिटी E/B से ज्यादा होगी वो ऊपर दीवार से टकरा जाएंगे, और जिनकी वेलोसिटी E/B से कम होगी वो नीचे की दीवार से टकरा जाएंगे, और जिनकी वेलोसिटी E/B के बराबर होगी वो इसमें से निकल के बाहर आ जाएंगे। तो यानी कि हमने वो पार्टिकल्स फिल्टर कर लिए जिनकी वेलोसिटी E/B है। अब E और B की वैल्यू हमारे हाथ में है, E और B की वैल्यू हमारे हाथ में है। ये वैल्यू हमारे हाथ में है भैया, E और B की वैल्यू हमारे हाथ में है, हम अपनी मर्जी से वैल्यू ले सकते हैं। सपोज करो मैंने एग्जांपल के तौर पे मुझे 10 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल्स चाहिए। इसमें से जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, मान लो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसमें 10 मीटर पर सेकंड वाले भी हैं, 15 मीटर पर सेकंड वाले भी हैं, 5 मीटर पर सेकंड वाले भी हैं। तो मुझे 10 मीटर पर सेकंड वालों को फिल्टर आउट करना है। ठीक है ना, मान लो इसमें से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स जा रहे हैं, एक की स्पीड 5 है, एक की स्पीड 10 है, एक की स्पीड 15 है, बहुत सारे। तो मुझे 10 वालों को अलग करना है।
तो मैं E बाई बी की वैल्यू ऐसी रखूंगा, मतलब E की वैल्यू मैं 10 रख देता हूं और B की वैल्यू 1 रख देता हूं, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 बाई 1 यानी कि 10 आ गई। तो 10 वाले फिल्टर आउट हो जाएंगे, यानी कि 10 वाले सीधे चले जाएंगे और 15 वाले ऊपर चले जाएंगे और 5 वाले नीचे चले जाएंगे। तो ये 10 वाले फिल्टर आउट हो गए कि नहीं हो गए? बताओ भाई। 10 वाले फिल्टर आउट हो गए। 10 से ज्यादा वाले ऊपर, 10 से कम वाले नीचे, ठीक है ना? 10 से कम वाले नीचे, 10 से ज्यादा वाले ऊपर और 10 वाले सीधा निकल जाएंगे। तो ये वेलोसिटी फिल्टर आउट हो गई कि नहीं होगी? तो 10 मीटर पर सेकंड वाले चार्ज पार्टिकल्स फिल्टर आउट हो गए। समझ पा रहे हो? जिनकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो वो क्या हो गए? फिल्टर आउट हो गए, ठीक है ना? जिनकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है वो फिल्टर आउट हो गए, यानी कि वो सीधा निकल गए, अनडेविएटेड निकल गए वो। इसे कहते हैं वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर। इसका प्रयोग, वेलोसिटी सिलेक्टर का प्रयोग सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने इसका यूज किया था चार्ज पार्टिकल का चार्ज बाय मास रेशो निकालने के लिए, यूज्ड टू फाइंड, अब उसमें हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यूज्ड टू फाइंड चार्ज बाय मास रेशो। चार्ज बाय मास रेशो किस चार्ज पार्टिकल का, उसको निकालने के काम आया था ये। इस टेक्निक को मास स्पेक्ट्रोग्राफी कहते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफी, जो जे थॉमसन ने परफॉर्म की थी। चार्ज बाय मास रेशो निकाली थी इस वेलोसिटी फिल्टर की मदद से, ठीक है ना? उसमें डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे निकाली थी, बस इतना याद रखो कि इसका प्रयोग सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था। और इस वेलोसिटी की मदद से उसने चार्ज बाय मास रेशो निकाली थी, ठीक है ना? जो चार्ज पार्टिकल उसका दिया गया था उसका चार्ज बाय मास रेशो उसने एक्सपेरिमेंटली निकाला था। और इस टेक्निक को मास स्पेक्ट्रोग्राफी कहते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफी छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स का मास या चार्ज बाय मास रेशो निकालने के काम आता है, ठीक है जी? इसको मास स्पेक्ट्रोग्राफी, नाम भी पड़ा है मास, तो इससे मास निकाला जा सकता है, ठीक है ना? इससे मास निकाला जा सकता है चार्ज पार्टिकल्स का, ठीक है ना? अगर चार्ज बाय मास रेशो आ जाता है तो चार्ज अगर पता हो तो मास आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सवालों पे आते हैं, ठीक है ना? इसकी थ्योरी अब खत्म हो चुकी है, सवालों पे आते हैं। If an electron is not deflected in passing through a certain region of space, can we be sure that there is no magnetic field in that region? अगर इलेक्ट्रॉन किसी रीजन से पास करता हुआ डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, if an electron is not deflected passing through a certain region of space, can we be sure that there is no magnetic field in that region? इलेक्ट्रॉन है बेटा, किसी वेलोसिटी से जा रहा है, अनडेविएटेड निकल गया, नॉट डिफ्लेक्टेड, नॉट डिफ्लेक्टेड, तो क्या इसका मतलब ये श्योर है कि वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? हो भी सकती है, हो सकता है इसके पैरेलल हो, मे बी एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर थीटा 180 डिग्री पे भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, तो इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड नॉट डिफ्लेक्टेड निकल जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, अनडेविएटेड निकल जाएगा भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है, फिर भी इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड निकल गया, तो हमारे इसके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नो। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना? ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो फिर तो डिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की तो देखो कोई बात नहीं हो रखी क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कोई बात नहीं हो रखी, ठीक है ना? उस पर हमें जाना भी नहीं है, हमारा आंसर इसी से आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्टेन रीजन के थ्रू जा रहा है और अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है,
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? भैया अगर है भी तो भी फोर्स जीरो बन रहा है, तो इसका मतलब ये पक्का नहीं कह सकते हम कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो है या नहीं है। ठीक है जी, ओके। If a moving electron is deflected sideways on passing through a certain region of space, can we be sure that magnetic field exists in that region? अगर इलेक्ट्रॉन जाता जाता साइड में चला गया, साइडवेज डिफ्लेक्ट हो गया, साइडवेज मतलब साइड में, सीधा जाता जाता, सीधा जा रहा था, ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन थी, साइडवेज डिफ्लेक्ट हो गया। कैसा डिफ्लेक्ट हो गया? साइडवेज। साइडवेज डिफ्लेक्ट हो गया भैया, उसकी साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। तो क्या कह रहे हैं, कैन वी बी श्योर दैट कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है? बेटा साइड में तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज किए, ये सपोज किए, तो इसकी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, Q इंटू ई। ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑपोजिट लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑपोजिट लग जाएगा, तो नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये भी तो साइडवेज ही है, ऊपर चला जाए, भाई सीधा जा रहा था, उसकी वजह से ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, है तो साइडवेज डिफ्लेक्शन ही। तो साइडवेज डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी तो हो सकती है, साइडवेज डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी हो सकती है, तो इसका आंसर भी नो है। ठीक है ना? डिफ्लेक्शन कैन बी थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी हो सकती है, ये इसका आंसर है। तो डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड भी करवा सकती है, जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड ही करवाए। सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे करवाएगी, जरा वो भी बता दो। वो भी बता देता हूं। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, v क्रॉस b करो, फोर्स ऊपर लगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज है, v क्रॉस b करो, v क्रॉस b, थंब ऊपर जा रहा है लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा? नीचे। थंब देखो, थंब मैं बता रहा हूं, v क्रॉस b करने से जो थंब आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बेटा वो q v क्रॉस b होता है, और q यहां पे नेगेटिव है, q यहां पे नेगेटिव है। जिन लोगों को नहीं पता कि मैं उल्टा क्यों कर रहा हूं वो सुन लो, क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के बाद, राइट हैंड थंब रूल लगाने के बाद उसको उल्टा करना होता है नेगेटिव चार्ज के केस में, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा, पार्टिकल उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग गया, पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट। समझ पा रहे हो? तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी डिफ्लेक्ट हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। इन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इन्होंने पूछा था कि क्या हम श्योर है कि मैग्नेटिक फील्ड ही होगी? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी तो डिफ्लेक्ट हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकता है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी तो हो सकता है, तो इसीलिए हमारा इसका आंसर नो है। समझ गए होंगे आई थिंक। चलो अगले सवाल पे। मेंस 2010 तो नीट के अंदर ही था, उस टाइम पे मेंस वगैरह का कुछ नाम दिया गया होगा टेस्ट को, तो उसी का क्वेश्चन है। तो पार्टिकल हैविंग द मास 10⁻⁻² kg कैरीज अ चार्ज, द पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी of 10⁵ meter per second in presence of electric field and magnetic field. To keep the particle moving in a horizontal direction, it is necessary that, हम चाहते हैं भाई पार्टिकल का चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है ना? चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है।
तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा गया है, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हम चाहते हैं कि जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चलता रहे, इधर ही चलता रहे, इधर ही चलता रहे, समझ गए, इधर ही चलता चला रहे, इधर ही चलता चला जाए। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? इट इज नेसेसरी दैट, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं? पहला है बी शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, बी शुड बी perpendicular to the direction of velocity and electric field should be along the direction of velocity। पहली चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो जाए। तो क्या इस केस में ऐसा हो सकता है? परपेंडिकुलर बनाने को मैं इसको क्रॉस भी बना सकता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लो क्रॉस बना देता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसी तरफ लगेगा, इसकी वजह से तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, नो डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस। इसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि ये तो इसी तरफ फोर्स लगा रहा है। इसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब वी क्रॉस बी करो, फोर्स कहां लग गया? ऊपर। फोर्स कहां लग गया? ऊपर लग गया। तो इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल ऊपर डिफ्लेक्ट हो सकता, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल कहां डिफ्लेक्ट हो सकता? ऊपर की तरफ। समझ पा रहे हो इस चीज को? डिफ्लेक्ट हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से तो नहीं हुआ, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऊपर डिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा पढ़ो, बोथ बी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ ई और बी दोनों हो जाएं। ये तो वही केस हो गया जो हमने किया था। ये तो पार्टिकल सीधा सीधा ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसी तरफ लगेगा, ठीक है ना। और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी वो भी इसी तरफ आएगी, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ये हम कर चुके हैं पहले, ये हम कर चुके हैं। तो इसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इससे पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो ये सही है, सेकंड होगा, सेकंड ऑप्शन हो सकता है। तो यहां पे देखो, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड में लिखा हुआ है थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड में लिखा हुआ है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फोर्थ में लिखा है सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। तो सेकंड तो करेक्ट है ही, सेकंड तो करेक्ट है ही। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें सेकंड का कहीं नामो निशान नहीं है। अब सेकंड एंड थर्ड है या सेकंड एंड फोर्थ है, ये चेक करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड स्टेटमेंट देखो, ये थर्ड, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। हाँ, स्टेटमेंट देखो, बोथ बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये तो अभी कराया हमने केस, ये तो अभी कराया हमने। तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तो इसमें तो अनडेविएटेड जा ही सकता है, अनडेविएटेड जा सकता है। कब? अगर वेलोसिटी ई बाई बी के क्या हो, बराबर हो, तब अनडेविएटेड जा सकता है। तो इस केस में भी वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रह सकता है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर तो यही है बेटा। फोर्थ चेक कर लो, ठीक है ना, फोर्थ स्टेटमेंट को चेक कर लो, वैसे गलती आएगी।
तो B should be along the direction of velocity and E should be perpendicular to the direction of velocity. मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ लगा दो और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लगा दो। बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके पैरेलल हो गई वेलोसिटी के, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऊपर लगेगा ना जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी वजह से ये डेविएट हो जाएगा, उसकी वजह से ये डेविएट हो जाएगा भाई। क्लियर हो रही है बात? तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन टिक किया हमने। 2010 का सवाल है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। 2010 का सवाल है, बोथ बी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस केस में भी हो सकता है, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, इस केस में भी हो सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट और फोर्थ केस में नहीं हो सकता। ये नीट 2013 का सवाल है, ये एज अ होमवर्क है आपके लिए, इसको एज अ होमवर्क रखो आप, अगली बार डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने अभी तक का पूरा कोर्स तो कर लिया है, अभी पिछले लेक्चर का होमवर्क बाकी है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे, और इस बार जो होमवर्क दिया है वो अगले लेक्चर के एंड में डिस्कस होगा। आपको भी पता है ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर कीजिएगा। अच्छा, होमवर्क डिस्कस कर लें, होमवर्क कर लेते हैं डिस्कस। अगले लेक्चर के अंदर हम साइक्लोट्रॉन से आगे बढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे उसमें, ठीक है जी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल सर्कल r में मूव करता है वेलोसिटी v से। द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द पार्टिकल, टाइम पीरियड जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड 2πm/qb होता है, ना तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड करे ना ही रेडियस पे डिपेंड करे। सीधा ऑप्शन 2 टिक करो, खत्म। 2007 और 2009 में 2 बार आ चुका है सवाल। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विद सेम मोमेंटा, मोमेंटा मतलब मोमेंटम का प्लूरल, मोमेंटम का प्लूरल मतलब मोमेंटा, एंटर परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है ना। कांस्टेंट परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, थीटा 90 तो मतलब पाथ सर्कुलर। आपसे क्या, मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है, तो रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ द पाथ, चार्ज पार्टिकल्स के रेशो ऑफ रेडियाई बताना है। एक तो है आयोनाइज्ड हाइड्रोजन, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन एटम में से एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन का मतलब है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है ना। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, तो इस पे चार्ज कितना बचा, इस पे चार्ज बचा प्लस ई के बराबर, यानी कि ये H पॉजिटिव है बेटा, H पॉजिटिव, ये H है, ये H पॉजिटिव है, यानी कि H में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस पे एक प्लस चार्ज बचा है, प्लस ई बचा है। ये आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है। उसके बाद अल्फा पार्टिकल पे प्लस 2e चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का 2+ होता है, हीलियम 2+, इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज बचता है, तो इस पे जो चार्ज होता है वो +2e होता है, +2e होता है। अच्छा जी, अब रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv/qb। मोमेंटम सेम है तो mv को मोमेंटम लिख सकते हैं p/qb। अब देखो, दोनों पार्टिकल्स के रेडियस का रेशो निकालना है भाई, मोमेंटम सेम है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है भाई, रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है।
तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम मतलब वो, और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इसका मतलब ये चार्ज ऑफ हाइड्रोजन नीचे आएगा और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ऊपर जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल पे +2e चार्ज और इस पे +e चार्ज, तो रेशो कितना हो गया 2:1। रेशो कितना हो गया 2:1 हो गया भाई, सिंपल। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है क्योंकि मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की सेम है, परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी, एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दोनों गए हैं, ठीक है ना, ये भी सेम है, मोमेंटम भी सेम है, तो बचा सिर्फ चार्ज, ठीक है ना। चार्ज जिसका ज्यादा रेडियस उसका कम, उल्टा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, ठीक है ना। इसका जो चार्ज है वो +e है और इसका जो चार्ज है वो +2e है, ठीक है ना। तो रेशो हो जाएगा 2:1, रेडियस का रेशो, ठीक है जी। ये रहा आंसर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अगला सवाल, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, एक तरफ प्रोटॉन है और एक तरफ अल्फा पार्टिकल है, बोथ एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं बेटा, एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द बोथ पार्टिकल्स इज इक्वल, दोनों का रेडियस भी सेम है, एंड काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन, प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एनर्जी एक्वायर्ड बाय अल्फा पार्टिकल हमें बतानी है, ठीक है जी। अब प्रोटॉन का चार्ज E, इसका चार्ज 2e, प्रोटॉन का चार्ज m, तो इसका मास 4m। भाई अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है बेटा, हीलियम 2 पॉजिटिव। हीलियम 2 पॉजिटिव के अंदर होता क्या है, 2 प्रोटॉन अंदर और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं बेटा। तो अगर एक प्रोटॉन का मास मैं m मान के चल रहा हूं तो इन चारों का मास कितना हो जाएगा 4m, न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, तो टोटल मास 4m हो गया अल्फा पार्टिकल का, ठीक है जी। इनके रेडियस बराबर दे रखे हैं और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की दे रखी है, अल्फा पार्टिकल की पूछिए, ठीक है जी, क्लियर, ओके। रेडियस सेम है, काइनेटिक एनर्जी पूछिए। आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी लिखवाया था, काइनेटिक एनर्जी ½ है। मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिया था और बोला था कि आपकी मर्जी है, अगर आप याद करना चाहो तो कर लो वरना मत करो। रेडियस का फॉर्मूला है mv/qb, ठीक है ना। तो v क्या आ गया, qb r/m आ गया, आ गया। इसको यहां पे रख दो, q² b² r² बाय m², एक m से एक m कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी बची q² b² r² बाय 2m, काइनेटिक एनर्जी बची q² b² r² बाय 2m। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, q² b² r² बाय 2m, q² b² r² बाय 2m, q² b² r² बाय 2m। अब ये काइनेटिक एनर्जी है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुए हैं, दोनों का रेडियस सेम है, तो ये दोनों चीजें दोनों की सेम है भाई, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुए हैं और दोनों का रेडियस सेम है, और 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज का स्क्वायर बाय मास, काइनेटिक एनर्जी चार्ज का स्क्वायर बाय मास के प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी जब मैं रेशो करूंगा, मैं रेशो करके देखता हूं अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का, तो यहां पे आएगा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय का स्क्वायर बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहां पे आएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर बाय मास ऑफ प्रोटॉन। दोनों का मैं रेशो कर रहा हूं, देखो काइनेटिक एनर्जी q² बाय m के प्रोपोर्शनल है, q² बाय m q² बाय m, ठीक है ना।
तो यहां पे देखो Q स्क्वायर अल्फा पार्टिकल, तो 2e का स्क्वायर, मास कितना है 4m, ये कितना है e का स्क्वायर, प्रोटॉन का चार्ज e, और मास कितना है m, तो 2e का होल स्क्वायर बनेगा वो 4e स्क्वायर, और ये 4m, और यहां पे e स्क्वायर बाई m, 4 से 4 कट गया, e स्क्वायर बाई m, और यहां पे भी e स्क्वायर बाई m, आंसर आ गया 1। इसका मतलब दोनों का रेशो वो 1 है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अल्फा पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म, सेम आंसर। अगर ये फॉर्मूला याद है काइनेटिक एनर्जी का तो इजी हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। अगर नहीं याद है तो बनाया भी जा सकता है उस टाइम पे। बी स्क्वायर आर स्क्वायर ये तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, रेडियस सेम है, तो चार्ज का स्क्वायर बाय मास, बस चार्ज का स्क्वायर बाय मास के प्रोपोर्शनल है भाई, ठीक है ना। तो प्रोटॉन में देखो ऐसे समझ लो, चलो रेशियो नहीं करना तो ऐसे समझो, प्रोटॉन में चार्ज E और मास m, इसमें चार्ज 2e और मास 4m, तो चार्ज का स्क्वायर बाय मास ये बन गया E स्क्वायर बाय m, इसमें क्या बना 2e का स्क्वायर बाय 4m, तो ये बन गया 4e स्क्वायर बाय 4m, तो यानी कि E स्क्वायर बाय m। तो इनकी भी वैल्यू सेम आ गई, इनकी भी वैल्यू सेम आ गई भैया। अगर ये वैल्यू भी सेम आ गई इसका मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट। ये होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में मिलेंगे साइक्लोट्रॉन के साथ और भी चीज़ों के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।